नमस्कार मित्रों, कनाद अकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सांख्य कारिका के पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र थे उनमें से 2014 तक के प्रश्न पत्रों पर हमने विचार किया था। पूर्व जो वीडियो था हमारा, उसमें आगे के जो प्रश्न पत्र हैं उस पर हम विचार करते हैं। तो दिसंबर 2015, जून 2015 तक का हमारा हो गया था। दिसंबर 2015 से आगे का जो विषय है उस विषय के प्रश्न हम देखते हैं। और मित्रों, आप विश्वास करके चलिए कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। आप यदि सारे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, रिवाइज करते हैं, जो जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप तैयार करते हैं, तो आपको परीक्षा में काफ़ी कुछ लाभ होगा। कम समय में आप अधिक तैयारी कर पाएंगे। तो हम प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो सांख्य दर्शनानुसारम पुरुष स्वरूपेण संबद्धा उक्ति ही अस्ति, कि पुरुष के स्वरूप से संबंधित जो उक्ति है वो आपको बतानी है। रूपै ही सप्तभी एव तु बध्नाति आत्मानम आत्मना, ये तो प्रकृति की बुद्धि के बारे में, बुद्धि के जो 7 रूप हैं उनके द्वारा वो स्वयं को स्वयं के द्वारा बांधती है। फिर आगे पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, कि पुरुष के दर्शन के लिए या पुरुष के कैवल्य के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है, ये भी प्रकृति के बारे में है। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही, ये भी प्रकृति के बारे में, ये प्रकृति ही संसरण करती है, प्रकृति ही बंधन को प्राप्त होती है, प्रकृति ही मोक्ष को प्राप्त होती है। तो बचा आपका वो है ये पुरुष के संदर्भ में कि तद विपरीतस तथा पुमान। तो यहाँ पर व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। उन विशेषताओं को बताने के बाद फिर कहते हैं कि उनसे जो विपरीत है आपका वो कौन है, वो पुरुष है। इस प्रकार से आता है, वह त्रिगुणम है, अविवेकी है। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द वहाँ पर आपके बताए गए हैं। आप चाहे तो उनको भी याद रख सकते हैं, आगे कभी परीक्षा में उनका भी प्रयोग किया जा सकता है कि व्यक्त प्रकृति के कौन कौन से हैं, अव्यक्त प्रकृति के कौन कौन से हैं, कोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिसमिलैरिटीज़ आदि है, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपकी 10वीं कारिका और 11वीं कारिका के अंतर्गत दिया गया है। हेतुमत नित्यम व्यापी सक्रियमनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। अगली कारिका में फिर आपका आ जाता है उसके अंदर कि त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा च पुमान, कि उन सब से जो विपरीत है उसको हम पुमान या उसको पुरुष कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। 17 आपका अहंकारस्य उत्पत्ति ही कुतः भवति, ये कई बार आपका पहले भी आ चुका है। पिछली कक्षा में हमने देखा था अहंकार की जो उत्पत्ति होती है वो महत् से होती है। सांख्य दर्शनानुसारम प्रमाणानाम संख्यास्ति, ये भी कई बार आपका आ चुका है। सांख्य दर्शन आपके 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है। सांख्य मते सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था, ये प्रकृति की है आपकी। प्रकृति के 2 स्वरूप है आपका, एक अव्यक्त स्वरूप है, एक व्यक्त स्वरूप है। तो प्रकृति का जो अव्यक्त स्वरूप है, जो सम अवस्था वाला है, उसी को लिखा इन्होंने सत्व रजस और तमस की जो साम्यावस्था है वो मूल प्रकृति अर्थात अव्यक्त प्रकृति है। और आगे की जो व्यक्त प्रकृति आपकी महत अहंकार आदि आदि जो भी आगे तक आएंगे वो आपकी विषमावस्था है। उसमें सत्व रजस और तमस जो है वो समान अवस्था में नहीं रहते हैं। ये भी अतिरिक्त जानकारी याद रखिएगा। अब 2016 के पेपर देखिएगा। सत्कार्यवादस्य सिद्धि कस्मात् हेतोः न भवति। पहले कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे तो उसमें पूछा था कि सत्कार्यवाद की सिद्धि किन हेतुओं से होती है। अब यहाँ पे नहीं होती ऐसा पूछा है, तो आपको न वाला पार्ट हटाना है। तो असद अकरणात्, ये सही है आपका। शक्तस्य शक्य करणात्, ये भी सही है। फिर कारण भावात्, ये भी सही है। ये गलत है आपका, तो ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड वाला, सर्वस्मात् सर्वसंभवात्। वहाँ पे क्या है आपका, सर्वसंभवा अभावात्, सर्व संभव अभाव, कि सभी से सभी की उत्पत्ति संभव नहीं है। और यहाँ पे उल्टा लिख रहे हैं कि सभी से सभी का संभव है, तो ये तो गलत है आपका। सत्कार्यवाद की सिद्धि में हेतु नहीं आपका, ये तो विपरीत पार्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बनेगा सेकंड ऑप्शन। प्रधान पुरुषयोः को धर्म समान, प्रधान और पुरुष में क्या पार्ट है आपका जो समान है। तो अभी जो प्रश्न आपका आया था ना आपका कि क्या क्या उसके अंदर सिमिलैरिटी, ऊपर ही जो बताया मैंने, फिर आपके ये जो था दिसंबर के अंदर ना,
हाँ, तद विपरीत तथा च उपमान पे मैंने जो 2 कारिका आपको पढ़ी थी 10वें और 11वें नंबर की, उसी से प्रश्न है आपका, कि वहाँ पे बताया था कि कुछ कुछ समानताएं हैं प्रधान में और पुरुष में, प्रधान मतलब प्रकृति, और कुछ कुछ आपकी विषमताएं हैं। तो इन्होंने सिमिलैरिटी वाला पार्ट पूछा है, वो आपको बताना है। तो प्रकृति त्रिगुणी है लेकिन पुरुष त्रिगुणी नहीं है, तो ये नहीं होगा। प्रकृति सामान्य है, पुरुष विशेष है, तो ये भी नहीं होगा। प्रकृति आपकी अचेतन है, पुरुष आपका चेतन है, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो अहेतुत्व वाला पार्ट है वो दोनों हो सकते हैं आपके, क्योंकि अहेतुत्व का अभिप्राय क्या होता है, जिसका कोई कारण, जिसका कोई हेतु ना हो। तो जो व्यक्त प्रकृति है उसको तो बोलते हैं हेतुमत, व्यक्त प्रकृति बोलते हैं हेतुमत, अनित्यम, अव्यापी आदि करके। लेकिन जो अव्यक्त प्रकृति मतलब प्रधान जो प्रकृति है वो, और जो पुरुष है, उन दोनों को अहेतु कहा गया है। तो थोड़ा सा और बताऊं आपको स्पष्ट करके, जो हेतुमत, अनित्यम, अव्यापी, सक्रियम, अनेकम, आश्रितम, लिंगम, सावयवम, परतंत्रम, ये सारी विशेषताएं आपकी व्यक्त प्रकृति की है। लेकिन इससे विपरीत जो बनेगा आपका, अहेतुमत बनेगा या नित्य बनेगा, व्यापी बनेगा आदि, वे विशेषताएं आपकी पुरुष की भी बनेंगी और वही विशेषताएं आपकी मूल प्रकृति की भी बनेगी, प्रधान की भी। तो कुछ कुछ पार्ट आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए, तो मिला के पूछा जा सकता है आपका कि कौन सी आपकी सिमिलैरिटी है जो प्रधान की और पुरुष की मैच करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अव्यक्तम कस्माद् हेतोः कारणम न भवति, कि जो अव्यक्त प्रकृति है वो किस हेतु से कारण बन पाती है, वो आपको बताना है। हमें पता है कि जो पुरुष है वो कारण क्यों नहीं बनता, कि वो अपरिणामी है, उसमें कोई भी परिणाम नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्रकृति है वो कारण क्यों बनती है, परिमाण, ये आपका है परिणामवत्वात्, ये थोड़ा लगेगा। तो वो परिणामी होने के कारण से वो कारण आपकी बन सकती है, तो परिणाम होना चाहिए आपका, परिमाण लिखा है तो परिणामवत्वात्, क्योंकि उसमें विपरिणमन, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तनशील होने के कारण ही वो कारण बनती है। तो वो किसका कारण बनेगी, महत का, महत कारण बनेगा अहंकार का। इस प्रकार से आपका उत्पत्ति क्रम चलता रहता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर प्रकृति पुरुषयोः संबंधः कीदृशो भवति, क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी कई बार आ चुका है, कि पंगु और अंधे का संबंध होता है प्रकृति और पुरुष में। ऐश्वर्यम कस्य लक्षणम भवति, ऐश्वर्य किसका लक्षण है आपका, तो ये बुद्धि सर्ग से आपका क्वेश्चन है। पहले मैं बता चुका हूँ, बुद्धि सर्ग की हमने सात्विक और राजसिक कर, तामसिक करके 2 भेद देखे थे, सात्विक और तामसिक करके। सत्व में हमने 4 देखे थे आपके, धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य। और तमस में देखे थे हमने अधर्म, अज्ञान, विराग और अनैश्वर्य। तो उसी को आपको फोकस करना है कि जो ऐश्वर्य है वो किसका लक्षण बनेगा आपका, सत्व गुणस्य। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए सितंबर 2016 का पार्ट हमें, दुख त्रयाभिघाते सांख्य सिद्धांतः कस्मात् श्रेयान हेतु, कि दुख त्रय, जो आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक 3 प्रकार के जो दुख हैं, उनके अभिघात में, उनको दूर करने में जो सांख्य सिद्धांत है वो किस कारण से श्रेय है, क्या हेतु है उसका, तो आता व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञानात्। तो पहले लौकिक उपाय और जो आनुश्रविक उपाय हैं आपके वैदिक उपाय, उन दोनों को खंडन करने के बाद में सांख्य का जो अपना सिद्धांत है उस दुख त्रय का अभिघात करने में, तो कहते हैं कारिका में व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञानात्, कि इन 3 का ज्ञान करना है आपको, व्यक्त का, अव्यक्त का और ज्ञ का। ज्ञ मतलब पुरुष, व्यक्त और अव्यक्त तो प्रकृति का ही पार्ट हो गए, वो ज्ञ आपका पुरुष हो गया। तो इन 2 पदार्थों के विज्ञान से हम उस दुख त्रय का अभिघात कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर कहा कि व्यक्तम कीदृशम न भवति, वही पार्ट फिर आ गया आपका जो पीछे आया था, तद विपरीत तथापुमान वाला, या प्रधान पुरुष के सिमिलैरिटी वाला जो पार्ट पूछा था, उसी प्रकरण में से ये प्रश्न है आपका, कि व्यक्त कैसा नहीं होता है। तो व्यक्त आपका परतंत्र है, ये भी सही है, सावयव भी है, ये भी सही है, और आपका सक्रिय, ये भी ठीक है। अनाश्रित वाला गलत है, क्योंकि व्यक्त आपका आश्रित होता है, वो मूल प्रकृति पर आश्रित होता, अनाश्रित नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड ऑप्शन, इस प्रकार का नहीं होता, न पूछा था तो न में आ जाएगा।
अन्य पार्टों में आपने देख लिया कि देखो परतंत्र सावयव हेतुमत भी है वहाँ पे, हेतुमत, फिर अनित्य भी है, अव्यापी भी है, ये तीन तो हो ही गए, हेतुमत, अनित्य, अव्यापी। परतंत्र हो गया, सावयव हो गया, आपका सक्रिय हो गया। फिर आपका आश्रित वाला पार्ट मैंने बताया था आपको कि अनाश्रित न होके आश्रित होता है, लिंग भी होता है वो, सावयव भी होगा, और आपका बस इतने ही पार्ट आपके, अनेक भी होता है, अनेकम। तो ये सब व्यक्त की विशेषताएं हैं, कई बार प्रश्न आए हैं, आगे भी दे सकते हैं, तो ये सब आपको याद रखने चाहिए। अगला देखिए, भिन्न धर्माणाम गुणानाम वृत्ति कीदृशी भवति, ये भी रिपीट है आपका प्रदीपवत। भिन्न भिन्न धर्म वाले जो सत्व रजस तमस गुण हैं, उनकी जो वृत्ति है वो किस प्रकार की होती है, प्रदीपवच्च अर्थतो वृत्ति, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, रिपीट हो रहा है, तो प्रदीपवत आपका ऑप्शन हो जाएगा। कस्माद् हेतोः पुरुषस्य सिद्धिर्भवति, कि किस हेतु से पुरुष की सिद्धि होती है। तो पुरुष के संदर्भ में दो प्रकार के प्रकरण चलते हैं, एक पुरुष के बहुत्व का पाठ जिसके तीन हेतु थे जो पहले कई बार आपके पूछे जा चुके हैं, एक पुरुष के अस्तित्व का पार्ट भी है कि पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए, तो वही पूछा कि पुरुष की सिद्धि, पुरुष के अस्तित्व की जो सिद्धि है वो किस हेतु से होती है, तो वहाँ पर भोक्तृभावात आता है आपका, भोक्तृभावात। बाकी अन्य अन्य जो हेतु हैं उन हेतुओं को भी आप देख सकते हैं, एक भोक्तृभावात है, एक कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च है, इस तरह के पार्ट आपके आते हैं। और फिर संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात अधिष्ठानात् और पुरुषोस्ति भोक्तृभावात कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, तो भोक्तृभावात इन्होंने दिया ही है, एक हो जाएगा कैवल्यार्थम वाला पार्ट, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, एक अधिष्ठानात् हो जाएगा आपका कि वो अधिष्ठाता है पूर्ण प्रकृति का, और प्रकृति की कैवल्य की और प्रवृत्ति है उसकी, और त्रिगुणादि विपर्यात, संघात परार्थत्वात्, संघात वाला हो जाएगा, और त्रिगुणादि विपर्ययात, विपर्ययात, ये सब हेतु हैं जो पुरुष की सिद्धि के लिए दिए गए हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। फिर सांख्य कार्य के अनुसारम तन्मात्रा कस्मात् उत्पद्यन्ते, तन्मात्रा की उत्पत्ति किससे होती है, उत्पत्ति क्रम पहले बताया था, अहंकार से। अहंकार से 16 तत्व उत्पन्न होते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएं और 1 मन। तो 5 तन्मात्राओं से फिर आगे 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने पूछा था कि 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अहंकार से होती है। अगर ये पूछते कि 5 तन्मात्राओं से किसकी उत्पत्ति होगी, तो 5 महाभूतों की होगी। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा समझ के रखना है कि तन्मात्रा कस्मात् उत्पद्यन्ते, किससे उत्पन्न हुई है, तो अहंकार हो गया। तन्मात्रा जो है आपकी, उससे क्या उत्पन्न होता है आगे, तो पंच महाभूत आ जाएगा आपका। 2017 के क्वेश्चन देखिएगा, महत की मस्ती, तो प्रकृति विकृति का जो प्रकरण चलता है, जो कि पहले भी प्रश्न आ चुके हैं, उसी से है आपका ये पार्ट कि महत क्या है, तो महत प्रकृति भी है, आपकी विकृति भी है, अर्थात ये मूल प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण विकृति है, और आगे अहंकार को उत्पन्न करता है इसलिए प्रकृति है। तो ये दोनों पार्ट इसमें आएंगे, प्रकृति और विकृति। तो प्रकृति विकृति में टोटल आपके 7 आते हैं, एक महत हो गया, एक अहंकार हो गया, और 5 तन्मात्राएं हो गई। ये 7 पार्ट हैं जो कि प्रकृति और विकृति के अंतर्गत आते हैं। तो पूछ सकते हैं आपके कि प्रकृति विकृतियाँ कितनी है, 7 है, कौन कौन सी हैं, ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो लिंग लिंगी पूर्वकम, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, 3 प्रमाण, 3 प्रमाणों के लक्षण थे, प्रति विषय अध्यवसाय आपका प्रत्यक्ष था, लिंग लिंगी पूर्वकम ये अनुमान का था, और आप्त श्रुति वाला जो पाठ था वो आगम प्रमाण का था। 3 ही प्रमाण है जो सांख्य स्वीकार करता है। व्यक्तम की दृग न भवती, वही क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया इन्होंने, लेकिन ऑप्शन अलग अलग दिए हैं। हेतुमत होता है, सही बात है आपका, सावयव होता है, ये भी सही बात है, अव्यापी होता है, ये भी सही बात है, अनाश्रित नहीं होता, आश्रित होता है। पहले भी यही पार्ट था जो उन्होंने गलत किया था, यहाँ पे होना चाहिए था आश्रित, तो इन्होंने नहीं होता ये पूछा है, न भवती, तो अनाश्रितम आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सांख्य कार्य का अनुसारम किन तत्वम प्रधान पुरुषयोः अंतरम विशिनष्टि, कि सांख्य कारिका के आधार पे कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रधान मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों के अंतर को विशिनिष्टि मतलब उत्पन्न करता है या प्रकट करता है।
तो इससे संबंधित पार्ट भी हमने देखा था। बुद्धि के जो सर्ग आए थे 8, उसमें जो 7 रूप थे बुद्धि के, उनके द्वारा बंधन होता है, और एक पार्ट जो ज्ञान था उसके द्वारा आपका मोक्ष होता है। तो अंतरम विशिनष्टि का अभिप्राय है कि प्रधान मतलब प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। ये जो भेद ज्ञान है, ये ज्ञान जिसके कारण से मोक्ष होगा, या जिसको हम योग के अनुसार विवेक ख्याति कह सकते हैं, वो किसके द्वारा होता है? आपका बुद्धि के द्वारा ही होता है। तो बुद्धि वाला पार्ट इसमें ऑप्शन बनेगा। सांख्य कार्य का अनुसारम करणम कतिविधम, ये भी पहले आ चुका है। त्रयोदश विधम करणम, कॉमन करण, सामान्य करण के बारे में पूछ रहे हैं तो त्रयोदश आएगा। अंतः पूछते तो 3 आएगा, बाह्य करण पूछेंगे तो 10 आएगा। फिर नवंबर का पेपर देखिएगा। सांख्य कार्य के अनुसारम सृष्टि उत्पत्ति कस्मात् भवति, सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? ये प्रश्न भी आपका पहले आ चुका है, आपको ध्यान होगा तो सतः सत जायते, एक पंक्ति आपकी पूछी गई थी, सतः सत जायते। ये किस दर्शन का सिद्धांत है? सांख्य का था। तो सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, तो उसी आधार पे सृष्टि की उत्पत्ति किससे होती? सतः, कि जिसकी उत्पत्ति हो रही है वो कारण में पहले से ही सत है, उस सत से ही उस सत की उत्पत्ति होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कठिन हो सकता है यदि आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो आपको याद रखना है कि सृष्टि की उत्पत्ति किससे होती? सतः, असत से नहीं होती। असत नहीं, सत ख्यातिवाद बोलते हैं इसको, और न सत असत ये भी नहीं मानते हैं, पुरुष वाला भी नहीं मानते। सत वाला पार्ट है सत ख्यातिवाद। फिर पुरुषस्य सत्ता कस्मात् सिद्ध्यति, वही पार्ट आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। भोक्तृभावात्, सेम का सेम पार्ट है, बाकी नहीं होंगे। पुरुष के अस्तित्व के जो 4-5 मैंने हेतु दिए थे उसमें ही भोक्तृभावात् आपका था। सांख्य दर्शन अनुसारम करणम कतिविधम वर्तते, फिर रिपीट हो गया आपका त्रयोदश विधम करणम। स्वालक्षण्यम वृत्ति त्रयस्य सैषा भवत्य सामान्य इत्यस्यां पंक्तौ त्रय इत्यनेन पदेन किम अभिधीयते, कि ये जो पंक्ति आपकी है स्वालक्षण्यम वृत्ति ही त्रयस्य सा ऐषा, तो इसमें त्रयस्य के द्वारा किन 3 का ग्रहण किया जाता है, ये इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे 3 के द्वारा जो बातचीत की जा रही है वो आपकी मन, बुद्धि और अहंकार, जो 3 अंतःकरण थे उनकी बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि उन तीनों के, मन, बुद्धि, अहंकार के जो अपने अपने लक्षण हैं, वही उनकी असामान्य वृत्ति है, उनका असामान्य पार्ट कहा जाएगा, विशेष या कह सकते हैं असामान्य। तो वही है, जैसे मान लो संकल्प विकल्प वाला मन का हो गया, अभिमान वाला अहंकार का हो गया, अध्यवसायात्मिका वाला पार्ट बुद्धि का हो गया। इस प्रकार का भाव इस पंक्ति का आपका है। तो यहाँ पे त्रयस्य, क्योंकि हमने देखा था कर्ण 13 प्रकार का था, तो उनमें से अंतःकरण जो था उसके लिए त्रय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बुद्धि, अहंकार और मन, इस सबको आप ध्यान रखिएगा। फिर आपके दिसंबर 2018 के हैं कतिविधा तुष्टयः सांख्ये परिगणिताः, कि सांख्य में कितने प्रकार की आपकी तुष्टियां होती हैं। तो वहाँ पर आपकी 9 तुष्टियां आती हैं और 8 आपकी सिद्धियां आती हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 9। अगर पूछते कि सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं तो 8 प्रकार की सिद्धि। जो तो प्रत्यय सर्ग हमने 50 प्रकार का देखा था, वहाँ पे हम ये सब चीज़ें पहले भी देख चुके हैं। सांख्य रीत्या मोक्ष प्राप्ति ही कस्माद् अंगीक्रियते, सांख्य के द्वारा मोक्ष प्राप्ति किसके द्वारा होती? ज्ञानेन अपवर्गः, ज्ञान के द्वारा होती है। तो 4th ऑप्शन, ये भी पहले ही आपका प्रश्न आ चुका है। बाकी और जो पार्ट है, क्योंकि इसमें 2 कारिकाएं हैं जो बताती है ना, धर्मेण ऊर्ध्वगमनम, कि धर्म से ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति होती है, ये भी याद रखिएगा, आगे आ सकता है। वैराग्यात आपका संसार का लय होता है, वैराग्यात लय होता है। और ऐश्वर्य से अनभिघात, इच्छाओं का अभिघात नहीं होता है। और उसका उल्टा करेंगे, अधर्म से अधोलोक की प्राप्ति होगी, वैराग्य से संसार प्राप्त होगा। यहाँ प्रकृति लय है, सॉरी, प्रकृति लय कीजिएगा इसको, प्रकृति लय। और अवैराग्य से आपका संसार होगा, अनैश्वर्य से आपका इच्छा का विघात होगा, ऐसे कर लीजिए। और अज्ञान से आपका बंधन होगा, अज्ञान से बंधन, और ज्ञान से आपका मोक्ष होगा। वही पूछा था कि सांख्य के अनुसार मोक्ष का उपाय क्या है? ज्ञान। तो 7 रूपों से बंधन होता है और एक रूप जो ज्ञान है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला है सांख्य दर्शने अंतःकरणम किमात्मकम, अंतःकरण किस किस स्वरूप वाला है? तो बुद्धि, अहंकार, मन। कई बार आपका प्रश्न आ चुका है ये।
तो मन बुद्धि अहंकार इन तीन को आपका अंतःकरण स्वीकार किया गया है। अंतःकरणम त्रिविधम। फिर सांख्य दर्शनी कैवल्यम कस्य मन्यते, कैवल्य किसका होता आपका, तो पहले भी बताया था कि जो कैवल्य या बंधन या मोक्ष जो होता है वो प्रकृति का होता, प्रधानस्य। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रकृति ही अपने आप को बंधन करती है, प्रकृति ही अपना मोक्ष करती है। तो इसकी प्रसिद्ध कारिका भी है, वो कारिका भी आपको ध्यान होनी चाहिए, पूछ सकते हैं आपका कि संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही, या तस्मान्न बध्यते अद्धान मुच्यते नापि संसरति कश्चित संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। कि जो पुरुष है वो ना तो बंधन को प्राप्त होता है, ना वो मोक्ष को प्राप्त होता है, ना वो संसार में संसरण करता है। ये तीनों ही क्रियाएं, बंधन भी, मोक्ष भी और संसरण भी संसार के अंदर, ये प्रकृति की ही होती है, प्रधानस्य। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। फिर आपका पुरुषस्य अस्तित्व सांख्य रीत्या अकस्मात् हेतु, फिर रिपीट हो गया आपका, ये कई बार पूछ लिया, लेकिन पहले भोक्तृभावात आता तब अधिष्ठानात आ गया। बाकी ये पार्ट नहीं, अधिष्ठानात था, भोक्तृभावात था, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च था, और एक तो आपका संघात परार्थत्वात्, एक त्रिगुणादि विपर्यात, ये 5 पार्ट वहां पर आपके लिखे गए थे, पहले भी आ चुका है। कस्मात् हेतोः प्रधानस्य अनुपलब्धि सांख्यरीत्या, कि जो प्रधान है प्रकृति है उसकी उपलब्धि क्यों नहीं हो पाती सांख्य के आधार पर, तो कहते हैं कि वहाँ पे कई सारे हेतु दिए गए हैं, 8 हेतु देते हैं जिन जिन कारण से हम किसी पदार्थ को नहीं जान पाते हैं। तो सब पूछते हैं कि उन 8 हेतुओं में से कौन सा हेतु ऐसा है कि जिसके द्वारा हम प्रकृति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो आता है आपका सूक्ष्मता, सूक्ष्म। उसके अलावा कौन कौन से हेतु आपके, अति दूर दिया ही इन्होंने, फिर अति समीप भी आ जाता आपका, अति दूर हो गया और अति समीप आ जाएगा। फिर आपका इंद्रिय घात आ जाएगा, दिया है इंद्रिय घात इन्होंने, नहीं दिया। मनोअनवस्थानात आ जाएगा, समानाभिहारात आ जाएगा, इंद्रिय घात आ जाएगा, मनोअनवस्थानात आ ही गया, सूक्ष्मता आ ही गया आपका, व्यवधानात आ जाएगा, व्यवधानात हो गया, और अभिभावात, किसी दूसरी के पदार्थ के द्वारा उसका अभिभाव होने से। तो इन 8 हेतुओं में से सूक्ष्म जो हेतु है उसके कारण से प्रकृति की उपलब्धि नहीं हो पाती। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये पहली बार आया क्वेश्चन, पहले नहीं आया है लेकिन आगे भी आ सकते हैं। सत्कार्यवादस्य समर्थने हेतु न अस्ति, नहीं है वो बताना आपको। तो सर्वसंभवाभावात है, शक्तस्य शक्य करणम, अच्छा ग्रुपिंग है आपकी, अच्छा सिंगल ही है, शक्तस्य शक्यकरणम सर्वसंभव भावः, असद अकरणम, असद अकरणम भी था, असद अकरणात्, शक्तस्य शक्यकरणात्, ये भी है। सर्वसंभव भावः ये नहीं है, क्योंकि सर्वसंभव अभाव है कि सभी से सभी का संभव न होने से, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें बनेगा, क्योंकि था असद अकरणात्, ठीक है। सर्वसंभव अभावात, अभाव होना चाहिए। शक्तस्य शक्यकरणात् था आपका, उपादान ग्रहणात् था, और कारण भावात् था। तो इन दोनों में से आपको विचार करना था। अगर आपको पंक्ति सही से याद नहीं होती कि वहाँ पे भाव है या भाव है, तो फिर आप इसको ठीक नहीं कर पाते। तो वहाँ पर अभावात है, भाव नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा कि न अस्थि वाला पार्ट है। फिर दिसंबर 2019 का है, सांख्य दर्शनानुसारम पंचविंशति तत्वेषु गणना न अस्ति, कि जो 25 तत्व हैं आपके उसमें किसकी गणना नहीं है। तो रस की भी है आपकी, श्रोत्र इंद्रिय की भी है, जल की भी है। तो जल आपके 5 महाभूतों में आ जाएगा। क्वेश्चन कठिन कैसे कर दिया इन्होंने, 5 महाभूत नहीं लिखे, 5 महाभूतों में अलग एक महाभूत को लिख दिया। आपकी तन्मात्रा नहीं लिखी, उन्होंने रस तन्मात्रा को अलग करके लिख दिया। ऐसे उन्होंने ज्ञानेंद्रिय नहीं लिखी, एक ज्ञानेंद्रिय जो श्रोत्र था वो लिख दिया। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो 5 महाभूत है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 तन्मात्राएं जो हैं, उनके अलग अलग नाम भी आपको याद होने चाहिए, जिससे कोई कठिन प्रश्न आए तो आप उसको कर सको। पुद्गल की जो अवधारणा ये जैन और बौद्ध की है, ये सांख्य दर्शन के अंतर्गत इनका ग्रहण नहीं किया जाता। आधिदैविक दुखेशु गण्यते, आधिदैविक दुख में पहले आधि भौतिक दुख पूछा था आपका, सर्प आदि वाला ध्यान आया होगा आपको। अभी इन्होंने आधिदैविक दुख पूछा है। तो आधिदैविक दुख में क्या क्या आ जाएंगे आपको, वो चीज़ आपको बतानी है, और ग्रुपिंग है आपकी इसमें। जैसे आप देखिए अश्वाघात, अश्व ने आपको पीड़ा दी, ये आदि भौतिक दुखों में आता है। तो बी आप हटा दीजिए, बी हटाएंगे तो 1 हट गया।
भूकंप आदि आपका आधी दैविक में आता है तो डी होना चाहिए आपका, तो ए भी हट गया। ए और सी में से आपको देखना है झंझावात और पशु आघात। पशु का आघात तो आदि भौतिक में आ जाएगा, झंझावात आ जाएगा, तूफान आदि जो आपके चलते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और डी, अर्थात सेकंड ऑप्शन। इस तरह से एलिमिनेशन करना भी मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन मेथड से भी आप उसको जान सकते हैं। कुछ कथन कारण के क्वेश्चन है। सांख्यकारिकायाम पुरुषस्य सत्ता स्वीक्रियते। पुरुष की जो सत्ता है, ये पहले भी 2 बार आपका आ चुका है, लेकिन हेतु अलग थे। यहाँ पे है संघात परार्थत्वात्, बिल्कुल सही है। 5 हेतु थे, फिर रिपीट करता हूँ। संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो सही व्याख्या है ए और उभय सत्यस्तः, बस ये सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। 2020 में सांख्यकारी का अनुसारम प्रत्यसर्गः इत्यस्य को अर्थः। प्रत्यसर्ग का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है प्रत्यसर्ग के संदर्भ में, और मैंने वहां पे बताया था प्रत्यसर्ग को बुद्धि सर्ग भी कहा जाता है। तो प्रत्ययो बुद्धि ही तस्य सर्गः मतलब कार्यम, उस बुद्धि के जो कार्य है, सृष्टि है, उसी को ही प्रत्यसर्ग कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये पहले भी आया हुआ है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। अधोंकिता नाम केन सह कस्य संबंधः, ये भी रिपीट आपका पार्ट प्रकृति विकृति वाले पार्ट से है। पुरुष जो है वो तो ना प्रकृति है ना विकृति है, तो ए का 4 होना चाहिए। अच्छा, कई दिए ए के 4, चलो कोई बात नहीं। जो मूल प्रकृति है वो अविकृति है। ठीक है, प्रकृति विकृति ये कुछ गलत लिखा है इन्होंने। अच्छा, मूल प्रकृति प्रकृति लिख दिया इन्होंने, चलो कोई बात नहीं। मूल प्रकृति को वैसे तो अविकृति भी कह सकते हैं या प्रकृति भी कह सकते हैं, तो डी का 3 होना चाहिए। ये तो आपका हट ही गया था क्योंकि हमने 4 लेना था, और डी का आपका क्या होना चाहिए 3, तो फर्स्ट ऑप्शन भी हट गया, बच गए आपके 2। और देखिएगा आपका जो शब्द है और वाक है, आपको पता है जो वाक होती है वो कर्म इंद्रिय होती है। ठीक है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, 5 महाभूत है और मन है, ये केवल विकृति होते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा आपका सी का, इसमें बन जाएगा आपको 1 पार्ट। ठीक है, तो सी का 1 बनेगा, तो आपका सी का 1 ये हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका हो गया ए का 4, बी का आपका सेकंड हो जाएगा प्रकृति विकृति। शब्द तन्मात्रा लिया आपका, और तन्मात्रा हमें पता है कि वो प्रकृति भी होती है विकृति भी। तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया, अच्छे से विचार करके आप इसको कीजिएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है सांख्यकारिकायाम संघात परार्थत्वात् अनेन हेतु न साध्यते। वही क्वेश्चन आपका थोड़ा सा उल्टा कर दिया, पहले ये ऑप्शन में था, अब इन्होंने क्वेश्चन में रख दिया आपका कि संघात परार्थत्वा से पुरुष की सत्ता सिद्ध की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर सांख्यकारिकायाम द्विविधः सर्गः भौतिको बौद्धिकश्च एतन्नामाख्यो वर्तते, कि सांख्यकारिका में 2 प्रकार का सर्ग है, एक भौतिक सर्ग है आपका, एक बौद्धिक सर्ग है जिसको प्रत्यसर्ग भी कहा जाता है। इस नाम वाला क्या विद्यमान है वो आपको बताना है। तो इसमें कारिका आपको याद रखनी चाहिए कि न विना भावैर्लिंगम न विना लिंगेन भाव निर्वृत्ति लिंगाख्यो भावाख्य तस्मा द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। तो आप द्विविध जो सर्ग है आपका, एक लिंगाख्य सर्ग होता है आपका, एक भावाख्य होता है, वही आपको ध्यान रखना था। तो लिंगाख्य वाला जो है आपका वो तन्मात्रिक सृष्टि हो जाएगी, भावाख्य वाला आपका प्रत्यसर्ग हो जाएगा। वर्ड आपको दोनों रखने हैं बी और डी, जो ऑप्शन बनेगा आपका बी और डी, अर्थात थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर किसका किसके साथ संबंध है आपको बताना है। अष्टधा सिद्धि ही, सी का संबंध आपका 1 के साथ हो जाएगा। नवधा आपकी तुष्टि हो जाएगा, बी का 4 से हो जाएगा। फिर संकल्पकम जो है आपका वो मन के साथ हो जाएगा। फिर जो तामिश्र है आपका, उसके भी 18 भेद हैं, क्योंकि ये भेद प्रभेद भी दिए गए हैं, क्योंकि जो आपकी विपर्य वृत्ति थी उसके 5 भेद होते, तम मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र, उनके भी फिर आगे और भेद होते हैं। तो उतना तो थोड़ा डीपली हो जाता है, लेकिन मान लीजिए किसी को तामिश्र वाला नहीं भी पता था, इन 3 के आधार पर भी आप ठीक कर सकते थे। जैसे सी का आपका 1 है, सी का 1 है, तो देखो ये 2 ऑप्शन हुए, ये 2 एलिमिनेट हो गए, इनको हटा दो। और देखिए, और बी का आपका 4 है, तो बी का 4 बनेगा, तो आपका ये आ गया ऑप्शन, ये भी हट गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया।
तो अगर नहीं भी पता हो तो और ऑप्शंस के आधार पर आप कर सकते थे। बाकी आप करना चाहे तो उनके भी भेद प्रभेद कर सकते हैं कि वहाँ पे जो तम मोह, महामोह, तामिश्र, महामोह और तामिश्र आदि जो हैं उनमें 18 है कि 8 भेद हैं। इस प्रकार के भेद प्रभेद भी वहाँ पर दिए गए हैं। और नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इतना कठिन प्रश्न आने की संभावना कम रहती है। बाकी मैंने आपको क्लास में करा ही दिया था उनके भेद प्रभेद का पार्ट भी, नोट्स में भी दिया हुआ आपके। आगे है कि सांख्यचार्याणाम कालक्रमो यथा तथम विभावनीय। कालक्रम आपको बताना है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि कपिल थे, महर्षि कपिल, उनके जो शिष्य थे आपके वो आसुरी थे, उनके शिष्य आपके पंचशिख थे, और पंचशिख की परंपरा में आपके ईश्वर कृष्ण आए थे। इस प्रकार से आपका क्रम बनेगा ACDB। ACDB थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। अब 22 का देखिएगा, प्रकृति ही उपादानम कालः भागः इत्येते प्रभेदाः सन्ति। ये किसके आपके भेद हैं? तो ये आपके तुष्टि के पार्ट हैं। तुष्टि तो एक सामान्य पार्ट हमने 9 देखे थे, 9 प्रकार की तुष्टि, लेकिन उसको भी हम डिवाइड करना चाहें तो 2 प्रकार की तुष्टि होती है आपकी। एक आपकी होती है आंतरिक तुष्टि, आभ्यंतर जिसको बोलते हैं आभ्यंतर तुष्टि, एक होती है आपकी बाह्य तुष्टि। तो जो आभ्यंतर तुष्टि होती है उसमें 4 भेद होते हैं आपके। एक होता प्रकृति, उपादान, काल और भाग, जो कि आपके यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं। फिर आपकी बाह्य तुष्टियाँ होती हैं, उसके आपके 5 भेद होते हैं, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तांभस और उत्तमांभस। ये 5 है। तो कठिन पार्ट है, इसलिए क्वेश्चन देखेंगे। अब पहली बार आया आपका इनके भेद प्रभेदों से, लेकिन धीरे धीरे आपके कठिन प्रश्न आ रहे हैं, तो आगे भी दिया जा सकता है। तो पूछ सकते हैं कि जैसे पूछा है तो आगे भी घुमा के आभ्यंतरिक तुष्टि, आभ्यंतर तुष्टि कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। बाह्य तुष्टि कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की। नाम भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका आभ्यंतर तुष्टे है। अगला प्रश्न देखिएगा, सांख्य मतानुमतम कथन द्वयम चिनुत। सांख्य मत के आधार पे 2 कथन आपको चुनने हैं। प्रकृति ही आत्मना आत्मानं बध्नाति, प्रकृति ही आत्मना आत्मानं न बध्नाति, प्रकृति ही पुरुषम बध्नाति, प्रकृति ही आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते। तो जो आपके सांख्य के आधार पे है वो पाठ है। तो प्रकृति आत्मना आत्मानं बध्नाति ये भी है वहाँ पे, और प्रकृति आत्मानं प्रकाश्य निवर्तते वो नर्तकी का जो उदाहरण दिया वो भी है। ये जो पार्ट है ये आपके नहीं है। ये भाव रूप में कह सकते हैं प्रकृति पुरुष का बंधन करती है, लेकिन बंधन और पुरुष जो मोक्ष होता है वो प्रकृति का होता है, इसलिए इस तरह की पंक्ति यूज नहीं करते हैं। बंधन भी प्रकृति का, मोक्ष भी प्रकृति का। वो सांख्य मत के आधार पे अगर हम मूल से पंक्ति चुने तो ये 2 पंक्ति आपकी मैच होती है। प्रकृति ही आत्मना आत्मानं बध्नाति, वो जो आपके 7 रूप हैं उनके बारे में जो आता था ना, और दूसरा आता है आपका कि रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति। एक तो ये आ गया। फिर आपका सप्तभी रूप ही बध्नाति आत्मानं आत्मना, दूसरा पार्ट आपका ये आ जाएगा। 2 होंगे, ए और डी कॉम्बिनेशन था आपका। सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसमें भी 2 कथन आपके दिए हैं, बताना है। सत्यम लघु प्रकाशकम बिल्कुल सही है। उपष्टगम चलम च गलत, ये रजह होना चाहिए। उपष्टंभकम चलम च रजह, तम के थे आपके आवरणकम और लघु, तो आपका फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो थर्ड ऑप्शन ये सत्य है लेकिन सेकंड असत्य है। तो ये आपके सांख्य के प्रश्न हो गए 2022 तक। हो सकता है कि अनवधानता से कुछ प्रश्न छूट गए हो 2, 4, 5, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास करके लगभग सभी प्रश्नों को समाहित करने का प्रयत्न किया है इसमें। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, फिर वही कहूँगा, आप इसको 1 बार 2 बार देखें, जिससे जो सिद्धांत आपको याद हो जाए। इससे आपकी परीक्षा में काफ़ी आपको सहायता होगी। तो आगे के जो विषय हैं वेदांत के, तर्क संग्रह के, न्याय सिद्धांत मुक्तावली आदि के, या साहित्य के, वेद के, तो आगे आने वाले दिनों में उनके भी वीडियोस बना के मैं डाल दूंगा। बाकी आपको कोई प्रश्न आदि हो कमेंट्स कर सकते हैं, या हमारे उत्साह के लिए आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो वो भी बता सकते हैं, कोई सुधार करना हो वो भी बता सकते हैं।
जैसा भी आप हमें बताएंगे हम उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे।